हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शुरुआती जो बाजार में जिस तरीके की गतिविधि देखने को मिल रही थी, लग रहा था कि बाजार में सुस्ती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके बाजार में शानदार रिकवरी आती हुई 23,992 का लो लगाने के बाद निफ्टी ने जो हाई लगाया है वो है 24,128 का, और उन्हीं स्तरों के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 111 अंक ऊपर निफ्टी 24,122 का स्तर देखने को मिल रहा है। तो जुलाई की शुरुआत काफ़ी शानदार रही है। 1931 शेयर ऐसे हैं नस्ती पर जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और गिरावट महज 713 शेयरों में देखने को मिल रही है। और आज की जीत की अगुवाई, आज की जो अगुवाई जो है बढ़त की, वो करता हुआ दिखाई दे रहा है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में काफ़ी शानदार मूव, चाहे विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, टीसीएस हो, इन सब में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या अब आईटी शेयरों के अच्छे दिन लौट आए हैं? आज क्या ऐसी खबर रही जिसके चलते आईटी शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है? और अभी क्योंकि आज जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, बजट इस महीने आने वाला है, बजट के लिए किस तरीके से तैयारियां अभी शुरू करनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयर भी होंगे, आईपीओ बाजार की अपडेट भी होगी, वाह क्या आईपीओ है में, और आखिर में हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले हमारे आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं, बाजार विशेषज्ञ के तौर पर रेलिगेट सिक्योरिटीज़ के। रवि सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जुलाई के महीने का आगाज़ हो चुका है, कैसे देख रहे हैं आप इस महीने को, और क्या उम्मीद की जाए इस महीने से, और जो बाजार की तेज़ी है क्या हम उम्मीद करें ये कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? नमस्कार विपुल जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और ऑब्वियस है कि इस समय जो मार्केट का मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं से ये दिखा रहा है कि बजट की तैयारी पे बाजार थोड़ा व्यस्त है, और एक एक करके जी मोमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस समय अगर मैं ओवरऑल अगर निफ्टी के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करता हूँ तो जिस स्ट्रांग हैंड के साथ यहाँ पर निफ्टी ट्रेड हो रहा है उसको देखकर 2-3 ट्रेड मुझे यहाँ पर समझ में आ रहे हैं, जिन्हें मैं कहूंगा कि आप लोग लेना शुरू करें। एक नोट कर लें, पहले जी ऑप्शन ट्रेड आज पहला दूंगा, दूसरा फिर ऑप्शन, दोनों ऑप्शन ट्रेड, फिर उसके बाद निफ्टी की तरफ जाएंगे। पहला 24,050 का कॉल ऑप्शन इस समय चल रहा है आपको 180 रुपए, नोट कर लीजिए। इसके इसको वॉच कब तक करना है, जैसे ही ये 200 के ऊपर निकलता है बिना कुछ सोचे समझे तुरंत प्लस कर लीजिए, और टारगेट रखिएगा 235 रुपए का, स्टॉप लॉस रखिएगा 200 175 रुपए का। जी दूसरा ट्रेड पुट साइड से कहूंगा कि अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं, नहीं बैठे हैं तो मैं रिपीट करता हूं, तब तक आप पेन पेपर से नोट करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। पहला 24,050 का कॉल जो इस समय चल रहा है 183, 4 जुलाई की एक्सपायरी, उसको करना है बाय। कब करना है? 200 के ऊपर, और जैसे ही 200 के ऊपर निकलता है इसको बाय कर लीजिए। अपसाइड टारगेट होगा इसका यहां पर 235 और 255 रुपए, स्टॉप लॉस 172 का। दूसरा, अगर मान लीजिए ये हिट नहीं होता तो एक और हिट होगा, वो कौन सा है इसी समय देखिए, वो है 24,250 की पुट। नोट करिए, लगाइए तब तक स्क्रीन पे, 24,250 की पुट, 24,250 की पुट, जो कि वो भी चल रही है 182 रुपए। तो ये दोनों 180-82 वाली लगा के रखिए। जो भी पहले 200 के ऊपर निकले उसको पाए कर लीजिए। टारगेट स्टॉप लॉस सेम, चाहे तो आप इसको कॉल की साइड से चलें चाहे पुट की साइड से चलें, लेकिन एक्टिव होना है आपको 200 के ऊपर। और बिलीव करिएगा इस प्रोग्राम के एंड तक हम लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये जी है स्ट्रैटेजी जिसे आपको निफ्टी में रखनी है। बाकी मार्केट का व्यू अभी हम लोग लेते रहेंगे। फिलहाल मार्केट कहीं ना कहीं से बजट एक्सपेक्टेशन की तैयारी और पूरे बुलिशनेस के साथ चल रहा है। आईटी सेक्टर साथ दे रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर में आगे विप्रो इन्फोसिस को देख रहे हैं या फिर टीसीएस टेक महिंद्रा को देख रहे हैं। निकलने की तैयारी करिएगा, प्रॉफिट बुक करते चलिए, वही समझदारी। चलिए, तो निफ्टी की कॉल लेनी है आपको 2,450 की आपने बताइए सर। बीस जी बिल्कुल। दो टू दो 20,450। 2000 2000 नहीं नहीं सर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। निफ्टी की आपको करनी है 24,050 वाली, 24,050, सॉरी जी। जी 24,050 की, और साथ ही पुट भी दो सौ 24,250 पचास की पुट। ठीक। ये अगर दोनों 200 चल के रही है ऊपर जाती है तो खरीदारी करनी है, चाहे कॉल हो या बिल्कुल पुट। बिल्कुल।
दोनों 180 के जी आसपास चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको कॉल में दिया गया है 172 रुपए का, और पुट में दिया गया है 182 रुपए का। इनका आपको ध्यान रखते हुए आप इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल रवि जी आपके लिए आ चुके हैं, और एक एक करके उन सवालों के जवाब हम अपने दर्शकों को देने की कोशिश करते हैं। आरती जैन जी से शुरू करते हैं। आरती जैन जी कह रही हैं कि इनके पास बीईएल के शेयर पड़े हुए हैं, तो रक्षा क्षेत्र से शुरुआत करते हैं, और इनके पास 100 शेयर हैं बीईएल के 310 के भाव पर, और ये जानना चाहती हैं कि अब इनमें क्या करना चाहिए। तो बीईएल पे अगर हम देखें, कई बार चर्चा कर चुके हैं, अच्छी मजबूती रक्षा क्षेत्र में देखने को मिली है हाल फिलहाल में। आज लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ 306 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी सुस्ती रही है पिछले एक महीने में, 3-3.5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। इनको 3-4 रुपए का नुकसान हो रहा है। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल बने रहिए, काटने की कोई जरूरत नहीं है। 290 तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन 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 जो कंसोलिडेशन यहां पर दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि 304 और 305 पे फिर से खरीदारी कर लीजिए। टारगेट होगा 318 से 320 रुपए का, और स्टॉप लॉस वही अपना 290 और 95 के बीच का रखकर चल सकते हैं। तो यहां पर आपको करनी है खरीदारी। और अगर जो लोग अभी देख रहे हैं उनके लिए स्टॉक में, देखिए चुन चुन के स्टॉक में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने सोचा है, और विपुल जी से परमिशन भी ले लूंगा, अभी ली नहीं है, सामने ही ले ले रहा अरे हूं सर, कि आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है, आपका कार्यक्रम है। जी जी, बताइए सर। बीच बीच में एक एक दो दो स्टॉक अब बाय के लिए बिल्कुल। भी देते रहेंगे, इसलिए पूरे प्रोग्राम में जुड़े रहिए। ऐसा नहीं कि चुन चुन के स्टॉक में तो मल्टी बैगर मिलेंगे, लेकिन बीच में भी कौन स्टॉक नया बाय के लिए है। तो पहला कॉल बीईएल का करंट लेवल पर कर लीजिए बाय। इस टारगेट होगा 320 रुपए का, स्टॉप लॉस 295 रुपए का, और इन लेवल से अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए, तो बीईएल पे खरीदारी की सलाह है। ऐसे ही आप लोगों के सवालों के बीच से कुछ एक शेयर हम लोग निकालते रहेंगे, जिसमें कि आपको अभी भी खरीदारी के मौके मिल सकते हैं, और मल्टीबैगर स्टॉक्स जो है वो हम चुन चुन के में बताएंगे। तो कार्यक्रम के आखिरी तक बने रहिए। और इस बीच नैन्सी जी ने मनी 9 को 100 रुपये भेजे हैं। कह रही हैं कि नमस्ते रवि सर, जैसे कि मैंने दूर का सोच के 4 जून को एमसीएक्स, टाइटन, एलएनटी और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिए, और सब में प्रॉफिट 10% रह गए हैं बस। तो क्या अब बुक करें या फिर होल्ड करें या फिर ऐड करें? तो 3-4 कंपनियों का इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया। जब आपने दूर का सोचा है तो इतनी जल्दी हताश क्यों हो गई नैन्सी जी? हाँ, ये पूछ लेते हैं इनमें से किसको हटा सकते हैं। एमसीएक्स, टाइटन, एलएनटी और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, तो अलग अलग सेक्टर को पकड़ने की इन्होंने कोशिश की है। चाहे टायर इंडस्ट्रीज से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, टाइटन में भी इन्होंने जो है पैसे लगाए, और एमसीएक्स पे। इनमें से कुछ इनको हटाना चाहिए। सब में कह रही है 10% प्रॉफिट रह गया। बिल्कुल, टाइटन बिल्कुल हटा लीजिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पैसा फ्री रखिए। अब दौड़ लगाएंगे बजट वाली। बजट वाले दिन, जी हाँ, बजट वाले शेयरों पर भी आज चर्चा थोड़ी सी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में रवि जी के साथ बैठ करके पहले से ही ग्राफिक्स वगैरह तैयार करके हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। तो आप लोग लगातार बजट तक मनी 9 के साथ, बजट के बाद भी हमारी 9 के साथ लगातार बने रहिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, और अगला प्रश्न जो है हमें भेजा गया है विवेक सक्सेना जी की तरफ से। कह रहे हैं, विपुल सर हर हर महादेव, आप एक दिशा के समान हैं और रवि सर तो सूर्य हैं। आप दोनों लोग, हर सोमवार को हम लोगों को एक नई दिशा से सूर्य का प्रकाश मिलता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो इन अद्भुत शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ऊर्जा मिलती है जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। और एक अदानी एनर्जी के ऊपर इनका सवाल है सर। ये इन्होंने 1196 के भाव पर खरीद के रखे हुए हैं अदानी के शेयर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इन लेवल्स पे इनको क्या करना चाहिए। अभी 1000 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है। इनकी खरीद का भाव इन्होंने 1196 यानी 1200 के आसपास की खरीद है। 200 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान यहाँ पर हो रहा है। एक महीने में करीब 18% के आसपास की गिरावट इस शेयर के अंदर आ चुकी है। अभी क्या सलाह रहेगी सर? नुकसान में है, पिछले एक साल में इस शेयर ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, महज 11-12% का रिटर्न रहा है, जबकि अदानी के ही बाकी शेयरों में अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। देखिए विपुल जी, अदानी के शेयरों में तो देखिए रोलर कोस्टर राइड कभी बंद ही नहीं होती है, और बंद क्यों नहीं होती ये आप जानते हैं। तो मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि आ, थोड़ा सा बने रहिए, ऐसा बहुत बड़ा रिस्क नहीं दिखाई देता। देखिए ट्रेंड तो डाउन है, 800 980 के आसपास तक आ सकता है, लेकिन आपको जो अभी थोड़ा नुकसान हो रहा है उसको मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये बजट से पहले हो सकता है फिर से दौड़ मार जाए, और एक बार को आपके लेवल से ऊपर निकलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अदानी शेयरों में लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनरली ये घूम फिर के आपको उसी दिशा और दशा में ले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस बना लीजिए। फंसे हैं, लेकिन फंसे हैं। और मनी नाइन और विपुल जी आपकी इसी में मदद करते हैं कि फंसे को आपका बेड़ा पार लगाएं, और जिससे कि आपकी चमक और स्माइल, हंसी वापस लौट के आए। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर 980 के नीचे का क्लोज करता है जी। तो एक बार को दोबारा तंग जरूर करिएगा, मैसेज करिएगा, जैसे भी कांटेक्ट करिए, वापस से एक बार रिव्यू ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये रणनीति आपके लिए सजेस्ट की जा रही है, बनी रही है अभी फिलहाल के लिए। हरपाल जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हरपाल जी नमस्कार। जी नमस्कार जी सर। कैसे हैं हरपाल जी? बस बढ़िया है सर जी। ये 540 के रेट के ले रखे हैं एचबीएल के शेयर सर, क्या करें, होल्ड करें या कौन निकल से जाए शेयर बताए सर आपने? एचबीएल। एचबीएल पावर? एचबीएल सर। हाँ हाँ, 540 पे लिए हुए हैं आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर अभी 4 महीना का टाइम है मेरे पास। 3-4 महीने होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर की खरीद आपकी है, 540 के आपने लिए, 40 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है एक साल में। काफ़ी शानदार इसने रिटर्न दिए, लेकिन अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेज़ में है ये। पीक लगाने के बाद थोड़ा सा अब सुस्ता रहा है ये शेयर, लेकिन क्या आपका भाव आएगा कि नहीं वो जरा पूछ लेते हैं। 8 फरवरी को 591 592 का लेवल टच किया था, और उसके बाद से यहाँ पे एक तरीके का कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। सर आपकी सलाह क्या रहेगी? 40 रुपए के नुकसान में है, अभी होल्ड कर सकते हैं या फिर एक बार के लिए आपको लगता है निकल जाना चाहिए? देखिए हरपाल जी, उड़ता तीर मत पकड़िए। उड़ता तीर पकड़ेंगे तो चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। हर पावर स्टॉक में आप, जरूरी नहीं है कि आप राइट टाइम पे घुसने की कोशिश करिए। अब एक काम कर लीजिए, ये चले ना चले, एक इसको कर लीजिए जय श्री राम, और पकड़ लीजिए यहाँ पर पूरे स्टॉक काट के सीधा एनएचपीसी, जो कि चल रहा है 100 रुपए के पास। 40 रुपए ये हैं। 5 गुना क्वांटिटी। एक स्टॉक खरीद, जहां पर उसको खरीदेंगे उसके 5 स्टॉक आएंगे। तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सिर्फ आपको 10 से 15 रुपए की जरूरत है, जो कि आपको 120 तक के टारगेट एनएचपीसी दिखा सकता है। तो बदल लीजिए पोजीशन, इसमें लॉस होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। टारगेट की बात करें तो 470 रुपए तक अभी जा सकता है। तो मैं आपको तो लॉस लेने दूंगा नहीं। तो यहां पर सिर्फ करना क्या है, स्थिति बदलनी है। लॉस आपका रहेगा, लेकिन लॉस से रिकवरी का दौर बदलना है और उसको प्रॉफिट में ले जाना है। तो आप कर लीजिए एनएचपीसी को करंट लेवल पर बाय, और एचबीएल पावर से कर लीजिए एग्जिट। एचबीएल पावर से निकलिए, एनएचपीसी खरीदिए। एनएचपीसी पे टारगेट क्या बताया सर? क्योंकि दिव्यांश जी का भी सवाल है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, हमारे हीरो रवि सर को मेरा प्रणाम। एनएचपीसी के बारे में बताएं, 500 शेयर ले रखे हैं 100 रुपए के भाव पर, होल्ड करें या निकल जाएं? तो इनको टारगेट क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे? 100 रुपए पे इन्होंने लिए हुए हैं, दिव्यांश ने भी। देखिए इस समय एनएचपीसी ले रहा है आपका एग्जाम। और एग्जाम किस चीज का, कि आप किस दिन आप निकले, और वो जिस दिन निकलेंगे उसी दिन दौड़ना चालू करेगा। तो इस समय उसको मौका नहीं देना। 99 से 100 के बीच में कर लीजिए खरीदारी। थोड़ा परेशान हो जाइए और परेशान करने दीजिए, हम निकलेंगे प्रॉफिट पे। कहाँ पे? 118, 115, 118 का टारगेट है, और लंबे समय में भी कोई दिक्कत है नहीं। तो जी। इसको आपको करना है अभी वेट। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल जो है सपना जी का ले लेते हैं। सपना जैन जी हैं, कह रही हैं नमस्ते विपुल जी और रवि जी, आप दोनों की जोड़ी सुपर से भी ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी, आप लोगों को हमारा कार्यक्रम, हम लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आप ऐसे ही प्रॉफिट आपको मिलता रहे, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर हो रहा है इनको नुकसान, क्योंकि इन्होंने लिया हुआ है शेयर चमन लाल सेतिया का, और चमन लाल सेतिया के 50 शेयर इन्होंने 255 के भाव पर लिए हुए हैं। जानना ये चाहती हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी 206 के आसपास आ चुका है, आपको ठीक ठाक नुकसान हो रहा है करीब 50 रुपये पर शेयर का। और ये शेयर अगर हम देखें तो बिल्कुल पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस पिछले 6 महीनों से देखने को मिल रही है। 19% का 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर रहा है। सर क्या सलाह रहेगी, क्या ये भी नुकसान बुक करें एक बार के लिए? आपकी राय क्या होगी? वैसे मैं ये चमन लाल से समझ नहीं पाया कि ये चंपक राम क्यों हम लोगों को चिपका रहे हैं, क्योंकि एग्री कमोडिटीज में डील करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चमन लाल का चक्कर छोड़ें, और हमारे जो पावर स्टॉक्स हैं उनमें आप फोकस करें। 2 स्टॉक की चर्चा हो चुकी है, एक का नाम था बीईएल, दूसरे का नाम था एनएचपीसी। एनएचपीसी भी यहाँ पर 2 स्टॉक मिल जाएंगे। और देखो इस समय ये स्टॉक जो है ना आपको क्यों तंग कर रहा है, उसका रीजन है, हर में एक टाइम था 2003-4 में, आपको याद होगा कि कुछ कंपनियों ने डॉट कॉम लगा करके सारे स्टॉक्स में ना ऑटोमेटिकली आदमी बस सिर्फ आईटी देख के बाय कर रहा था।
अब ये ऐसा स्टॉक है कि जैसे आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज में डील करते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कुछ अच्छे स्ट्रांग फंडामेंटल नंबर्स मिल जाएंगे, बट जो अभी मैं देख पा रहा हूँ बजट से भी इसको कुछ खास ऐसा बेनिफिट नहीं दिखाई देता। तो ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे ये दिखाई दे कि इस पे बने रहना चाहिए। हम्म। तो सलाह क्या है कि बदल लेना चाहिए। ठीक है, आपको नुकसान आ गया, आपको लॉस आ गया, लेकिन उस लॉस की रिकवरी के लिए मेहनत दूसरा कोई करेगा। और इस समय चमन लाल जी को कर दीजिए टाटा बाय बाय। चमनलाल जी को बेच दीजिए मैम, वरना फिर आपको लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। वैसे भी समस्या में है, 50 रुपए के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है, नुकसान बढ़ सकता है। और कोशिश ये कीजिए कि जहाँ पर अच्छी रिकमेंडेशंस आ रही हों, इतने अच्छे अच्छे शेयर हैं, बाजार अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद अगर आप लोग 50 रुपए 60 रुपए के नुकसान पे हैं, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है कि इतने अच्छे अच्छे शेयर बताने के बावजूद आप लोग लॉस में रह रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, या फिर किसी अगर टेलीग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल फॉलो करना बंद कर दीजिए। चलिए अगले दर्शक तापस हमारे साथ मौजूद हैं वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। तापस जी को नमस्कार। नमस्कार दीपू सर, रोहित सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार तापस साहब, कैसे हैं? कहाँ से पश्चिम बंगाल में किस जगह से बोल रहे हैं? मैं था पश्चिम बंगाल से, साउथ 24 परगना से बोल रहा था अभी। अच्छा अच्छा, और बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल सर बैंक ऑफ इंडिया पर है। जी। बैंक ऑफ इंडिया में मेरा 1000 क्वांटिटी का शेयर है। एवरेज प्राइस है 130.68। 135 130 130, अच्छा 130.66। ठीक सर। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैं सर ये 6 महीने तक हो सकता है। 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं। इधर पीएसयू बैंकों की थोड़ी सी पिटाई हुई है, आज भी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा दबाव में देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में 11-11.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में महज 6-6.5% का रिटर्न रहा है। सर बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स में जो है, क्या अभी ये सुस्ती जो आई है, क्या वो अभी आपको लगता है कि थोड़ा लंबे समय तक चलेगी? क्या कैसे देख रहे हैं आप पीएसयू बैंक्स को, और बैंक ऑफ इंडिया पे आपकी राय? देखिए विपुल जी, थोड़ा तो जब स्टॉक एक झटके में चलता है तो कुछ दिन कंसोलिडेट करके चुपचाप बैठ जाए तो समझिए कि बड़ी अच्छी संभावनाएं बन रही हैं यहाँ पर। और कुछ हाल फिलहाल में जो अभी संभावनाएं हैं वो कुछ ऐसी ही हैं। अब बैंक ऑफ इंडिया को देखते 135 का है, बहुत बढ़िया लेवल पर है। करंट लेवल पे फिर से एक ट्रेड, जैसे मैं कह रहा था, बीच बीच में ट्रेड देते रहेंगे। बैंक ऑफ इंडिया फोकस करिए 120 से 118, 118 रुपए से 120 रुपए, 120 से 118 के बीच में करिए बाय। स्टॉप लॉस डालिए 110 रुपए का, टारगेट रखिए 145 रुपए का। लेकिन इसमें आपको समस्या कहां तक रखनी है, ये चलेगा स्टॉक कम से कम 3 से 4 महीना लेगा। तो आपको मैंने टाइम भी बता दिया है, जगह भी बता दी है। अब अगर आपको वहां पर जाना है, 3 महीने का टाइम है, जरूर जाइए और प्रॉफिट उठाइए। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से एक फ्रेश ट्रेड भी है, जो लोग लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए एक मौका भी है। चलिए, तो ये आज का मेरे ख्याल से तीसरा ट्रेड हो गया। बीईएल पे खरीदारी की सलाह, फिर एनएचपीसी पे खरीदारी की सलाह, और अब बैंक ऑफ इंडिया पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है आपको यहाँ पर। और लेकिन हाँ, नज़रिया यहाँ पर आपको 3-4 महीने का रखना होगा। अगर इतना समय है तो ही यहाँ पर आप निवेश करें। और इस बीच 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना हो सके अपने घर वालों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ लिंक को शेयर करें, ताकि ये जो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से और बाकी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो लोगों तक ना पहुंचे और ज़्यादातर लोग जो है वो मुनाफे में ही दिखाई दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच श्वेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते श्वेता जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं आपको और रवि सर को बहुत रिग्रेसली फॉलो करती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। इंजीनियर्स इंडिया का 700 शेयर है 272 के रेट पे, एंड अभी लॉस पे हैं। प्लीज सजेस्ट कीजिए आगे क्या करना चाहिए। ठीक है मैम, और कहाँ से बोल रही हैं ये तो बताया नहीं आपने? मुंबई। मुंबई से, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कैसे लग रहे हैं महिला के कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू। अभी आपको 22 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। इंजीनियर्स इंडिया में 250 के आसपास चल रहा है, आपने थोड़े से ऊपर लिए हुए हैं, 272 के भाव पे लिए हुए हैं। सर क्या सलाह रहेगी? क्या
अच्छी अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनी में से है, लेकिन पिछले एक महीने में करीब 7% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और इनको 20-22 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्या इंजीनियर्स इंडिया में अभी बने रहना चाहिए? इस शेयर ने पिछले एक साल में 100% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, 118% के आसपास का रिटर्न रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी इनके लिए? पहले तो जो भी माताएं बहनें देख रही हैं उनको मेरा नमस्कार। और मैं ये भी कहूंगा विपुल जी, जी जिस तरीके से लोग इस तरीके इस समय माताएं और बहनें आपके प्रोग्राम को देखती हैं कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं कि आपको फॉलो करके आज बहुत से लोग इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, हम इसलिए कि क्योंकि आप लोग फॉलो करते हैं मनी 9 के चैनल को सक्सेसफुल आप बना रहे हैं। बिल्कुल सही दूसरा, बात है। अब इस समय मैम देखिए, इंजीनियर इंडिया वैसे मैं आपको बताऊं विपुल जी, मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया। और क्यों जी नहीं रिकमेंड किया? क्योंकि जब मैं रिकमेंड करने की सोचता था तो ये भाग जाता था। हाँ, इस पे मैंने व्यू जरूर दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, कहां पर निकलना चाहिए। शायद मैम आप मिस कर गई और इस समय आप थोड़ा सा परेशानी के दौर में हैं। लेकिन स्टॉक फंडामेंटली तो काफी अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना, जब फंडामेंटल कोई चीज अच्छी होती है तो उसको उसके उसके वास्तु को भी देखना बहुत जरूरी होता है, किस टाइम पे क्या हो सकता है। 245 या 240 के नीचे जाता है, पोजीशन काट दीजिएगा। किसी को कहीं मत बताइए, कुछ मत पूछिए। आपको दो स्टॉक्स दे रहा हूं, उन पे आप जाइएगा। पहला, या तो पीएफसी बाय कर लीजिएगा, या फिर एनएचपीसी बाय कर लीजिएगा, या फिर कुछ समझ में नहीं आए तो बैंक ऑफ इंडिया अभी मैंने दिया है, इसको बाय कर लीजिएगा। किसी से कुछ मत पूछिएगा, तो आपके लॉस की रिकवरी जल्दी हो जाएगी। और अगर ये 240 के नीचे चला गया तो ये भी मान के चलिएगा कि ये 220 रुपए आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि आपको लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस को रिकवर करने के लिए उस जगह पे चढ़ना या उसी शेयर पे बने रहना कोई जरूरी नहीं है। और मार्केट में एक चलता है, दूसरा गिरता है। हम ट्रेंड को फ्रेंड मानते हैं, जो चल रहा है उस पर चढ़ जाएंगे, जो गिर रहा है उससे उतर जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी रखेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और प्लीज, अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो जो बहुत से लोग कम्युनिटी पे भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, वहां पर भी ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं, तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। और नहीं तो विपुल जी को वापस तंग करिएगा। लेकिन ये जो मैंने बताया इसको पहले करिएगा, फिर बात करिएगा। ये नहीं करिएगा कि सर अब आया मैं करूं या नहीं करूं। उस टाइम पे पूछेंगे तो मैं भी डर जाऊंगा कि ऑलरेडी 240 आ गया, कहीं यहां से रिवर्ट ना कर जाए। कुछ नहीं करेगा, अभी कुछ नहीं करेगा, उस दिन हो सकता है डर जाऊं। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि अभी आप उसका ट्रेड का स्ट्रैटेजी बना लीजिए और पहले ट्रेड डालिएगा, फिर कहिएगा सर मैंने ये कर दिया, आप सही है नहीं सही है, वो तब ठीक। देखें। तो चलिए, एक और शेयर आपके पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए आ गया है। तो दो पावर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां एनएचपीसी हो गई और पीएफसी का नाम भी अब सामने आ गया है। बैंक में लेना चाह रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए 3-4 महीने के लिए। रक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाह रहे हैं तो बीईएल ले लीजिए। तो ये लगातार अपने पोर्टफोलियो को अपडेट आप करते रहिए। और जैसा रवि जी ने कहा, ट्रेंड इज जो बेस्ट फ्रेंड, जो ट्रेंड में है वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वही आपको अच्छा मुनाफा दिला सकता है। चलिए अगले दर्शक से बातचीत करते हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है मोहित उप्पल जी की तरफ से। कह रहे हैं रवि सर के सजेशन से मेरे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा हमें एक सवाल जो है, आपका सवाल अभी लेते हैं सर, लेकिन उससे पहले जरा जयपाल जी का सवाल ले लेते हैं। गार्डन रिच शिपयार्ड कह रहे हैं काफ़ी दिन से खरीदने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ऊपर ही जा रहा है, कहां पर खरीदारी करें? हालांकि आज मैंने सोचा था इसको बजिंग स्टॉक्स में लेने के लिए, शायद मिस हो गया, लेकिन इस पर आज खबर अच्छी है। कंपनी को अगले 24 महीनों में ये ऑर्डर मिला है काफ़ी बड़ा, $2.1 करोड़ का ये कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। और ये बांग्लादेश की एक कंपनी है, वहाँ से कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है। और उसके चलते आज 9% से ज़्यादा की, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि लगातार तेज़ी इसके अंदर, इस शेयर के अंदर बनी हुई है। कहाँ पे पकड़ा जाए समझ में नहीं आ रहा है। और ये फिलहाल इनसे अभी तक मिस हो गया है, लेकिन चूंकि रैली काफ़ी लंबी आ चुकी है और अब तो 25,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी की मार्केट कैप हो गई है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? काफ़ी शानदार मूव, पिछले एक महीने में ही 62% चल चुका है शेयर। क्या अब यहाँ पर हाथ लगाना ठीक होगा? पहली बात है विपुल जी, मेरी इनसे एक कंप्लेन है। कंप्लेन ये है कि इसका मतलब है आप कंप्लीट शो मनी 9 के नहीं देख रहे हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीक ही आपको ये बताया था कि ये अभी 2300 तक जाएगा। और तब ये पिछले हफ्ते जब हम चर्चा कर रहे थे तब ये चल रहा था 1900 और 2000 के बीच में। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब है आप गलत सोच रहे हैं, आप पकड़ नहीं रहे हैं। नहीं तो पिछला प्रोग्राम देख लीजिए, वहां पर गार्डन रिच की चर्चा हुई है। और मैं कहूंगा एक बार विपुल जी, इसका अपडेट आप
को फिर से देता हूं, लेकिन आज के सब्जेक्ट में भी जब आप वीडियो अपलोड करेगा तो उसमें गार्डन रिच शिपिंग का नाम जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि लोग बिल्कुल आपके टाइटल को देख करके वॉच करेंगे। बिल्कुल। देखिए, ये अब दौड़ लगाने वाला है, उसमें 2500 आने से इसको कोई रोक नहीं सकता। तो 2500 तो जाएगा। अब जिन लोगों ने 1900 और 1600 और 1800 पे खरीदा है, वो लोग जैसे ही 2500 आता है 40% मुनाफा वसूली कर लीजिएगा। फिर से जी सुन लीजिए, जिन लोगों ने 1900 और 1600 की रेंज में खरीदा है 40% मुनाफा वसूली कर लीजिए। जिन्होंने 2200 पे खरीदा है, वो 2500 पे आता है तो 100% मुनाफा वसूली कर लीजिए। अब आपको दोबारा तो नहीं चढ़ना, इसलिए छोड़ दीजिए इसका प्यार, हटा दीजिए अपनी स्क्रीन से, नहीं बार बार आपको लगता रहेगा। 2500 पे करनी है इसकी मुनाफा वसूली। गिरेगा, गिर के कहाँ आएगा? जब 2500 आएगा तो उसके बाद गिर के वापस से 2200 के आसपास आएगा, और तब पकड़ेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले अभी सिर्फ जिनके पास है उनके लिए है। और मैंने पहले भी बोला, उड़ता हुआ तीर मत पकड़िए, लग जाएगी, सिर चोट लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तब तक अब वेट कर लीजिए, 2500 का टारगेट मानकर चलिए, उसके बाद स्ट्रेटजी चेंज करें। 2500 के लक्ष्य के लिए आप गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में खरीदारी जो है खरीदारी तो नहीं कर सकते। अगर आपके पास है तो वहां पर इस तरह देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग मत कीजिए, नीचे आने पे जब दोबारा मौका बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जिनके पास है वो अभी 40% मुनाफा बुक कर लें, जिन्होंने 1600 के आसपास 1900 के आसपास लिया हुआ है। लेकिन जिन्होंने ऊपर के भाव पर लिया है वो 2500 पे जाकर के पूरा मुनाफा बुक करें। ये आपके लिए सलाह है, फ्रेश बाइंग अभी नहीं करने की सलाह है। डिम्पल जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। डिम्पल जी को नमस्कार। सर नमस्कार विपुल सर और रवि सर, आपको लोकेशन नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमें शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए। थैंक यू मैम। कहाँ से बोल रही हैं डिम्पल जी आप? सर मैं उत्तराखंड नैनीताल जिले से बोल रही हूँ। ओह, नैनीताल से बोल रही हैं। चलिए, बड़ी खूबसूरत जगह से आप बोल रही हैं, और कम से कम इतनी गर्मी में इतनी राहत भरी गर्मी पड़ रही है नैनीताल में? नहीं सर, बहुत बारिश हो रही है वहाँ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश काफी हो रही है सर। चलिए, तो फिर जब भी नैनीताल आने का कार्यक्रम होता है तो फिर आपसे नैनीताल में मुलाकात करते हैं। हाँ सर जरूर, आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम, वेलकम थैंक है। यू। क्या सवाल है मैम आपका? सर पहले तो मैं रवि सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनके वजह से मेरा पोर्टफोलियो, मतलब मैंने अपना पोर्टफोलियो इतना बढ़ा लिया है। पहले मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी और मैं इन्वेस्ट भी करती थी तो उतना मतलब प्रॉफिट नहीं हो पाता था। पर जब से आपका मनी 9 चैनल में फॉलो कर रही हूँ और रवि सर को फॉलो कर रही हूँ तो मैंने अपना धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जा रही हूँ। सर मेरा चलिए, जो बहुत अच्छी बात सवाल है, है और आप ऐसे ही मुनाफा कमाते रहिए और रवि सर को फॉलो करते रहिए। आप मनी 9 आपकी और रवि सर की कृपा है। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कृपा आपका आपका अपना विवेक है, और निश्चित रूप से रवि जी की जो विश्लेषण रहता है और जितना वो एनालिसिस करते हैं उसके लिए काफ़ी रिसर्च करते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कि ताकि आप लोगों का पोर्टफोलियो, आप लोगों का मुनाफा लगातार बढ़ता रहे। और निश्चित रूप से इसके लिए रवि जी को हम नियमित रूप से धन्यवाद करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। बताइए मैम, क्या सवाल है आपका डिम्पल जी? सर मेरा टाटा पावर से मैंने उसके 50 शेयर्स लिए हैं 453 पर। टाटा पावर किस भाव पे लिया आपने मैम? 453 पर, 453 पर। अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं इसे आप? सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। चलिए, ये अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो पे अगर कोई शेयर्स रहे तो वो लॉन्ग टर्म पे भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लॉन्ग टर्म तक भी वेट कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा। खैर, पावर क्षेत्र के बारे में बहुत लोग सकारात्मक हैं, और देश में आप देख ही रही हैं लगातार पावर कंजप्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, टाटा पावर एक निजी क्षेत्र की कंपनी, आपने पीएफसी, एनएचपीसी, इन तमाम कंपनियों का जिक्र किया। क्या टाटा पावर में होल्ड करना चाहिए इनको? अभी थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, 453 पे लिए हैं, 436 का भाव है, करीब 20 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। पिछले एक महीने में 4-5% करेक्ट भी हुआ है। आपकी सलाह क्या रहेगी टाटा पावर पे? पहले तो डिम्पल जी, आपके इतने स्वर्ण वर्डों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए, इसलिए ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि सच बताऊं तो मोटिवेशन का कोई तो टारगेट होना चाहिए। जैसे आपको प्रॉफिट का मोटिवेशन होता है ना, हमें सिर्फ क्या होता है, जब आप लोग ना एक कमेंट लिख देते हैं कि वाह, या फिर ये लिख देते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था, या फिर ये लिखते हैं कि ये स्टॉक के बारे में आपने बताया,
सिर्फ हमें उतने वर्ड से ही ना इतनी कुछ, या सिर्फ कुछ नहीं लिखते हैं आप, सिर्फ एक साइन बना देते हैं और थैंक्स लिख देते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहता हूँ ये कमेंट ना आप प्लीज करते रहा करिए, ये मत सोचिए कि मैंने पिछले में किया तो आप क्यों करूं। हमारा आपका जरिया है, हमारे आपके दिल मिले हुए हैं, इसी वजह से आप लोग जब इस तरीके के कमेंट डालते हैं तो वो हमें और मोटिवेट करते हैं, हमें और चैलेंज देते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा स्टॉक निकालना है, आपके पोर्टफोलियो पे नजर रखनी है, किसी कोई स्टॉक हमें परेशान कर रहा है तो उससे लड़ना है। तो सिर्फ यही एक है जो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी मेरे मन में था, जो मैंने बात कही है। नहीं नहीं आप बिल्कुल, भी इस बात से एग्री करते होंगे। नहीं नहीं बिल्कुल 100% अग्री करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आप भी अब जो है हिंदी का जो है स्वर्ण अक्षर मैंने आपके मुंह से जो है वो पहली बार सुना। तो जो हिंदी में पकड़ जो है वो आपकी और गहरी होती जा रही है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन खैर आपकी भाषा पे वैसे भी अच्छी पकड़ है और इसी वजह से लोग आपके आपके ज्ञान की वजह से, आपकी भाषा की वजह से लोग आपके प्रशंसक हैं। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं और नहीं उनसे नहीं, जरा बातचीत लेकिन करते हैं। लेकिन 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 जी कुछ इनको कह रहे हैं? 1 मिनट के लिए मैं इनका 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 रिप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरा, आपने मैम, पहली बात है डिम्पल मैम, आपने जो टाटा पावर का पूछा मैं इस पे जरूर बताता और विपुल जी से भी रिक्वेस्ट करता। पहला, आज मुझे बहुत क्वेश्चन टाटा पावर पे आए हैं, इसलिए आप सब लोग टाटा पावर को ध्यान से सुनिए। पहले 425 420 की रेंज में टाटा पावर आता है, किसी की मत सुनिए, खरीद लीजिए। टारगेट कितना होगा? 500 रुपया का पहला टारगेट, दूसरा 550 रुपया का दूसरा टारगेट। कोई परेशानी नहीं है, कोई आपसे कहे कि ये स्टॉक डूब जाएगा, नहीं चल रहा है, टाटा का भरोसा खत्म हो गया, मत सुनिएगा और इस स्टॉक को वहां पर कर लीजिए। और एवरेज आप अभी वेट कर लीजिए, 425 के आसपास तक आएगा, लेकिन ये मत समझिए कि 425 आ गया तो मुझे नुकसान शुरू हो रहा है और बढ़ जाएगा। वो डिप आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, और जी करना है आपको और खरीदारी। तो सभी लोग टाटा मोटर के ध्यान दें, डिम्पल मैम की वजह से मैं इस सवाल को ले भी रहा हूं, तो टाटा आपसे पावर। रिक्वेस्ट है टाटा पावर, सॉरी जी, टाटा पावर पे परेशान ना हो और पोजीशन को होल्ड करके रखें। पोजीशन होल्ड करके रखिए जिनके पास भी टाटा पावर है। टाटा पावर में ऐड भी कर सकते हैं क्या सर? खरीदारी की फ्रेश बाइंग की सलाह है क्या? फ्रेश बाय 425 और 427 के बीच में, स्टॉप लॉस 415, टारगेट जो बताया 500 और 550। तो ये मान चलिए, लीजिए आज हो गया अपना पांचवा स्टॉक, जिससे मैं आपको बता रहा हूं कि किन लेवल्स पर लेना है। तो आज का दिन मुझे लगता है पावर पावर ही पावर हो गया है। तीसरी कंपनी है पावर के क्षेत्र से जुड़ी हुई जिस पे खरीदारी की सलाह है। लेकिन हाँ, थोड़ा नीचे आने के बाद इसको खरीदारी करने की सलाह है। जरा मृत्युंजय जी से बातचीत कर लेते हैं। इस बीच आदर्श पांडे जी ने 450 रुपये महीना इनको भेजे हैं, तो शुक्रिया, धन्यवाद। आपका सवाल लेते हैं सर, क्योंकि फोन लाइन पे हमारे साथ मृत्युंजय लाइन पे बने हुए हैं, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। मृत्युंजय जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं मृत्युंजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया हूँ सर, कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है सर, और कल्चरली बहुत रिच जगह है। बताइए क्या सवाल है सर आपका? सर मेरे पास अडानी पावर है सर, बहुत डिटेल्स में बता रहे थे टाटा पावर के बारे में जी थोड़ी देर पहले। जी। तो मेरे पास अडानी पावर है 500 शेयर से और 720 के भाव पे, अभी भी वही चल रहा है। मैं लिया था इलेक्शन से पहले, इलेक्शन मतलब रिजल्ट से पहले। अच्छा अच्छा। और अभी क्या तो अभी भी नजरिया वही क्या है, रेट पे कब चल तक होल्ड रहा कर सकते हैं इसे आप? मेरे पास सर दिसंबर एंड तक टाइम है, 2025, 1.5 साल। 1.5 साल, चलिए नजरिया आपका काफी लंबा है। लेकिन अब 1.5 साल के लिहाज से क्या पावर क्षेत्र में अदानी पावर ही लेना चाहिए, क्योंकि आप ब्रेक इवन के आसपास हैं, 720 पे आपने लिए, 717 चल रहा है, या किसी दूसरे पावर क्षेत्र की कंपनी में स्विच करके और ज़्यादा बेहतर रिटर्न की उम्मीद करें? क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी काफ़ी रहती है। लेकिन पूछते हैं जरा यहाँ पर अदानी पावर को लेकर के क्या विचार हैं रवि जी के। रवि सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? इनकी खरीद के आसपास ही है, 720 पे लिया है, 717 का भाव इस समय उसके आसपास चल रहा है। 1.5 साल का इनका नज़रिया है, क्या इनको इसमें बने रहना चाहिए? देखिए, अदानी पावर भी जाएगा, 850 तक का लक्ष्य आएगा, लेकिन इसके साथ में मैंने अभी जैसे जोरदार भाइयों की बात करी, जिसमें कि एनएचपीसी, पीएफसी या फिर आरईसी और दूसरे और स्टॉक्स में अगर आते हैं तो टाटा पावर, मुझे लगता है कि आपको अदानी पावर के बजाय इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को बढ़ाना चाहिए। अदानी पावर की रोलर कोस्टर राइड कभी कभी बहुत परेशान करती है, डर पैदा करती है कि आपके पैसे का नुकसान ना हो जाए। और अभी के लेवल्स की बात करूं तो मैं 670 से पहले अभी इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दूंगा। और चूंकि अभी आपके बाय प्राइस पे है, अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लग रहा है तो पोजीशन इनमें किसी में स्विच कर लीजिए और इसको 670 आने दीजिए। वहां पर आता है तो चढ़ जाएंगे, तब तक अभी चढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो एक बार को यहां पर निकल जाएगी।
ठीक है, ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। आदर्श पांडे जी का प्रश्न ले लेते हैं, जिन्होंने हमको मनी9 को 450 रुपये भेजे हैं। कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, गुड टू सी यू बैक। धन्यवाद सर जी, मैं भी आना चाह रहा था लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिनकी वजह से इस बार लंबा अवकाश लेना पड़ा। अदानी इंटरप्राइजेस पे उनका सवाल है, कह रहे हैं कि 70 शेयर लिए हुए हैं 1390 पे और लंबे अवधि तक होल्ड कर सकते हैं 3190। और दूसरा इन्होंने आईटीसी पे एक सवाल भेज दिया है और 250 शेयर 429 के भाव पर हैं। तो पहले तो अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी क्षेत्र की सबसे अग्रणी कंपनी, अदानी पर क्या व्यू है सर आपका? अदानी इंटरप्राइजेज पे इन्होंने 3190 के भाव पर लेकर के ये अभी वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं लंबी अवधि का नजरिया है। लंबी अवधि के लिए क्या अदानी इंटरप्राइजेज होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है, 3400 तक के टारगेट हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दो लेवल्स का ध्यान रखें, एवरेज अभी मत करिएगा। 3190 और 3000 ये बीच के जो लेवल्स हैं, इनमें आप बाइंग एकोमुलेशन कर सकते हैं, रिस्क नहीं है। और टारगेट होगा इसका 3400 रुपए का। और मुझे लगता है लंबी अवधि के हिसाब से भी स्टॉक अच्छा है, तो परेशानी की कोई वजह नहीं है। थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन उसके साथ तेजी भी बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक। दूसरा स्टॉक आपने आईटीसी बताया जी। इस समय देखिए, आईटीसी को अगर मैं देखता हूं तो बिल्कुल आप सही हैं, बजट की चर्चा होने वाली है तो उससे पहले दौड़ लगाने वाला है। कितना जाएगा? इस समय चल रहा है 424, 25, 26 रुपए के बीच में, इसी रेंज पे घूम रहा है। 420 के स्टॉप लॉस से अगर लेते हैं तो 440 ये टारगेट। चलिए, एक और कॉल आपके माध्यम से निकाल दी मैंने, 5 की बजाय आज छठी कॉल हो गई। तो आज मुझे लग रहा है कॉल का ही दिन है क्या विपुल जी? छठी कॉल है, जो कि आईटीसी पे है, करंट लेवल पर है बाय। टारगेट होगा 440 रुपए का। स्टॉप लॉस कितना है? 420 रुपए का। टाइम कितना है? 22 जुलाई। मतलब कि एक 20 दिन के लिए आप इसको ले सकते हैं। ठीक, चलिए, ये इस बीच जो है बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं और अब रॉक एंड रोल जी ने हमें मनी9 को 200 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं हेलो विपुल सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं और रवि सर मेरे फेवरेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग जब ऐसे शब्द बोलते हैं बड़ी खुशी होती है और नई ऊर्जा और उत्साह आता है कि और बेहतर करें ताकि आप लोगों को कभी निराशा ना हो। कह रहे हैं कि मेरा सवाल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं उत्तर देने की। कह रहे हैं मैंने एचएल शेयर की 25 जुलाई की 6100 की कॉल ले रखी है 83 रुपये पे, अभी होल्ड करें या निकल जाएं? इन्होंने सर कॉल ले रखी है 6100 की एचएल को लेकर के, 25 जुलाई की है और कह रहे हैं कि अभी 83 पे इन्होंने खरीदा हुआ है, होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? 6100 की कॉल 83 रुपये के भाव पर। इन्होंने एचएएल बताया, राइट? एचएल, जी बिल्कुल। एचएएल की 6100 की कॉल इन्होंने ली है। कितने पे लिया है सर? 83 रुपये पे। 83 रुपए पे। सर आप एक बात समझें, पहले तो ऑप्शन जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए एक बात का ध्यान रखें। चलिए, आपके पास, आपने जुलाई वाले में ली है तो आपके पास समय है 1 महीने का, और आपने, लेकिन सर जो ली है वो बहुत ऊपर की ली है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता कि मैं 5500 की ले लूं, या फिर बहुत होता तो 5300 की ले लूं। आपने इतनी ऊपर की ले ली है ना कि वो अगर एक हफ्ता बीत जाएगा और अगर आपको प्रॉफिट नहीं आया तो आपको नुकसान भी आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, आज है 1 जुलाई, 7 जुलाई लिख लीजिए कहीं पे, 7 जुलाई तक आप इसको सिर्फ वेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करेंगे नुकसान बढ़ेगा। तो 1 जुलाई आज है, 7 जुलाई तक वेट कर लीजिए। और आपने जो ट्रेड लिया है उसके साथ में आपको मैं ये कहूंगा कि आपने थोड़ा ऊपर का ट्रेड लिया। ऊपर का मतलब है सर, इतना भी 1000 रुपए की रैली आपको लगता है कि एचएल में आ जाएगी? अगर आ भी गई तो 6100 के लेवल तक आते आते थक जाएगा, तो आप वो जर्नी नहीं तय कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अच्छा ट्रेड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपको 7 जुलाई तक वेट करना है। उसके बाद आपको निकलना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा सर। लेकिन इस बीच रवि सर, हम लोगों ने पावर पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है आज और एक शेयर रह गया, हालांकि उसको हमने बजिंग में ले रखा है, लेकिन वो बजिंग हम अलग अपलोड करते हैं तो उस पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन इरिडा रह गया और जिस पर काफ़ी सवाल हमारे पास आते रहते हैं। पावर क्षेत्र में इरिडा पे आज खबर भी है, उसकी वजह से वो खबर हम बताएंगे बजिंग में। लेकिन क्या वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अब 200 के गिर्द फिर पहुँचता हुआ
मतलब 32 रुपए का शेयर जो है अब फिर से 200 रुपए के पास पहुंचता हुआ। क्या करना चाहिए जिनके पास हैं, जो लोग लेना चाह रहे हैं, उन दोनों तरह के दर्शकों के लिए, ताकि हम भी फिर मनी मास्टर का जो हम 8 बजे रात को अपलोड करते हैं उसका पावर के इर्द गिर्द ही लगाएं। देखिए, मैं तो आज मैनेजमेंट को सुन रहा था, प्रदीप जी उसके मैनेजमेंट के हैं, वो बोल रहे थे, और उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सा कम हो गया है। अब आप सोचेंगे ये कौन सी नई बात आ गई है, तो मुझे ऐसा लगता है 202, 205 ये जो लेवल्स हैं, इनमें एक बार को मुनाफा वसूली कर लेते हैं। करेक्ट। पहले मैंने इसका टारगेट 220 दिया था, लेकिन मुझे अब 220 की शंकाएं थोड़ी घिर रही हैं। जी वापिस ऐसा लगता है कि 175 रुपए का भाव आ सकता है। ठीक। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं अगर प्रॉफिट में हूं तो संभावनाओं पे जाऊंगा। और बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बना सकते हैं। तो अब जिन लोगों के चूंकि जी जी जो 32 रुपए का स्टॉक लिया है, तो मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। रही बात फ्रेश खरीदने की, उसके लिए अभी इंतजार कर लीजिए। इंतजार कीजिए जो लोग जो है फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ जिनके पास है वो 200 205 के आसपास मुनाफा बुक कर लें तो काफ़ी रिटर्न मिल गए आपको। जिन्होंने 160 पे भी लिया हो, 100 के ऊपर भी लिया हो, 170 पे लिया हो, वहाँ पर भी 10 20 30 रुपए बन रहे हैं आपके। तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह जो है आप लोगों के लिए है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। विष्णु जी हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर विष्णु जी? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? सर ये मैंने IFCI ले रखा था 46 के रेट से। IFCI ले रखा है आपने, और ये ले रखा है आपने 49 के भाव पर, अभी चल रहा है 61। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मेरा सर बजट तक का है सर। जी बजट तक होल्ड करने का। चलिए आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। बजट तक, अच्छा बजट तक रख सकते हैं। चलिए 11-12 रुपए आपको मिल रहे हैं। जी रवि सर क्या सलाह रहेगी IFCI को लेकर के आपकी? अभी क्या करना चाहिए इनको? अच्छी रैली रही है पिछले 6 महीने में, 111% 112% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। शानदार मूव के बाद अभी क्या करना चाहिए? एक साल में 400% का रिटर्न। देखिए, बजट तक का टारगेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको 40% पोजीशन यहाँ पर, और 60-59 रुपए के नीचे बंद होता है तो 100% काट देना चाहिए। और अगर 59 रुपए के नीचे नहीं जाता है तो 64-65 रुपए आता है तो सर पूरा बुक कर लीजिए। बजट आए ना आए, बजट पे क्या होगा क्या नहीं होगा, 12 रुपए 13 रुपए मिल रहे हैं, वो भी कहीं कम ना हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जी चलिए एक सवाल मोहम्मद सद्दाम साहब का ले लेते हैं। सद्दाम साहब कह रहे हैं कि जो लोग 20-20 बार 10-10 बार सवाल भेजते हैं, आप उनका सवाल लेते हैं और मेरा सवाल नहीं लेते हैं, मैं एक ही बार भेजता हूं। मैं आपका सवाल लेंगे सर, समय की कमी की वजह से। इस बीच स्वीटी वर्मा जी कह रही हैं BL को लेकर के सवाल है। कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपको BL का उत्तर मिल जाएगा। कार्यक्रम खत्म हो जाए स्वीटी जी तो एक बार जो है आप कार्यक्रम शुरू से देखिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। और लंबा शो लग रहा है तो शाम को 8 बजे जो हम लोग के बीच की बातचीत है मनी मास्टर के नाम से हम अपलोड करते हैं, तो वहां पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए LIC को लेकर के क्या व्यू है सर? अब इनका सवाल मेरी आंखों से ओझल हो गया है तो इसलिए मैं इनका भाव नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन ओवरऑल एक जनरल व्यू LIC को लेकर के आपका जिन्होंने ले रखे हैं। देखिए, कोई बात नहीं है, अगर आपसे मिस भी हो जाता है तो रेट से इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा। जी लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। पहला, कि अगर LIC में आपका स्टॉक है और आप प्रॉफिट में चाहे 1 रुपए के हों, आप समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे आप प्रॉफिट में 1 रुपए के हों, बुक कर लीजिए। दूसरा, अगर आप लॉस में भी हैं तो काट दीजिए। किसी ने 1050 पे लिया, 1 रुपए लॉस में भी है तो भी काट दीजिए, और 1 रुपए प्रॉफिट में है तो भी काट दीजिए। मतलब कुल मिला के क्या है, निकलना है इससे। अब कहाँ जाना है? इनका एक फ्रेंड है, उसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। वो इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, कंपनी जुड़ी हुई है, उसको ले लीजिए। वो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे जाता है, ये तो कुछ भी नहीं देता है। इसकी कॉल तो किसी बहुत बड़े आदमी ने भी दी थी, वो भी नहीं चला पाए, आप क्या चलाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ से निकलने की सलाह है, जिनके पास प्रॉफिट में है, जिनके पास लॉस में है, निकल जाइए सर। LIC हाउसिंग फाइनेंस और इससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, इस वजह से भी चलने की उम्मीद है क्योंकि बजट के में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, तो उसका फ़ायदा निश्चित रूप से LIC हाउसिंग फाइनेंस को मिल सकता है। तो वहाँ पर आप खरीदारी करके चलें, ये आपके लिए सलाह है। चलिए हमारे साथ नितिन जी हैं और इस बीच 1600 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ
जुड़ चुके हैं। तो आप लोग जितना हो सके अपने मित्रों, दोस्तों, यारों के साथ हमारे कार्यक्रम को और ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए ताकि सब जगह तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हमारे साथ नितिन जी हैं। नितिन जी को नमस्कार। नितिन जी नमस्ते। चलिए, लगता है आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है, समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आइए उनका सवाल डिस्कशन में ले लेते हैं। इनका सवाल आया है IRFC के ऊपर, और IRFC के शेयर इन्होंने 177 रुपये के भाव पर ले रखे हैं। और हमारे एक दर्शक हैं अभिजीत जी, कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, हाय रवि सर, गुड आफ्टरनून। IRFC के शेयर इन्होंने भी ले रखे हैं 180 के भाव पर, 150 शेयर हैं। इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं? पावर पे बात हो गई सर। अगर इस IRFC के साथ साथ अगर आप ओवरऑल एक रेलवे पे व्यू दे दें कि क्या करना चाहिए तो बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि पावर और रेलवे दो कम से कम सेक्टर हमारे कंप्लीट तरीके से कवर हो जाएंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। आपकी राय IRFC पे और ओवरऑल रेलवे पे? देखिए, IRFC पे बिल्कुल अब चढ़ाई करने की बारी आ रही है। चढ़ाई से लड़ाई करना है, और लड़ाई तक पे कहाँ पे से शुरू करनी है, वो करनी है 171 जो आ रहा है करंट मार्केट भाव, और 168, इसके बीच में पूरी सेना बिछा दीजिए खरीदने की। और इसको ले जाएंगे कहाँ तक? जब वापस 185 आएगा, 200 आएंगे, तब निकलेंगे। तब तक अभी दौड़ बाकी है। तो रेलवे के स्टॉक में, ये स्टॉक में अच्छा है कि एक करेक्शन आया जिससे आपको मिल पाया। दूसरे स्टॉक की तरफ अगर जाते हैं तो देखिए, मैं रेलवे के ही स्टॉक्स की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अलग से इस समय मोमेंटम पूरे रेलवे पे है। कौन निकल गया आपको याद होगा, नाम लेता हूं तो थोड़ा सा पेन भी होता है कि बाय नहीं कर पाए होंगे। रेलटेल भाग गया, राइट्स भाग गए, टेक्स रेल भी इस समय अच्छी जगह पे मिल रहा है। तो टेक्स इंफ्रा लिख लीजिए, 136-37 रुपए के पास चल रहा है, उसको बाय कर सकते हैं। कहां तक करना है? 130 तक करना है। इरिकॉन 270 रुपए चल रहा है, अच्छा लग रहा है। 265 तक भी आए तो भी खरीद सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स अभी रडार पर हैं, और आज की कंप्लीट हो गए 9 स्टॉक्स। मुझे लगता है काफी ज्यादा हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा हो गए, बिल्कुल। और जिन लोगों के इनको पास है उनके लिए भी भाई ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। सर, बजिंग स्टॉक्स का वक्त हो गया, थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, लेकिन फिर भी पटेल जी का एक सवाल लेते हैं क्योंकि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सवाल आए हैं। कह रहे हैं विपुल सर आज मेरा भी सवाल ले लीजिए। रवि सर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में एंट्री प्राइस अवश्य बता दें। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को लेकर के क्या व्यू है सर आपका, एक संक्षेप में आप बता सकें तो? सर, संक्षेप पे ये है कि 32 रुपए पे रिकमेंड किया था, 44 रुपए पे परेशान किया, 52 रुपए 53 रुपए पे निकल गए हैं, इंतजार कर रहे हैं 42 रुपए का। चलिए, तो नीचे आए तभी एंट्री कीजिए। 42 रुपए आपने एंट्री प्राइस पूछा था, 42 रुपए के आसपास आएगा तो फिर एंट्री लीजिएगा। ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए, अब रुक कर लेते हैं बजिंग स्टॉक्स का। बजिंग स्टॉक्स ऐसे शेयरों पे बातचीत करते हैं जहां होती है खबरें, खबरों के चलते होता है वहां पर एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी, और खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप कि आखिर में उस शेयर में करें तो करें क्या, खरीदें, बेचें, होल्ड करें। सबसे पहले लेकर के आते हैं PB फिनटेक को। PB फिनटेक पे जो है खबर जो आज निकल करके आई है वो ये है कि सिटी ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की है। कंपनी की रेटिंग में बाय रेटिंग के साथ कंपनी का लक्ष्य बढ़ा करके 1600 रुपये पर शेयर कर दिया गया है। ये सिटी ने की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें कारण क्या बताया गया है? कहा यह गया कि FY25 की पहली तिमाही में जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है और टर्म इंश्योरेंस वो बेहतर करने की उम्मीद है। और साथ ही साथ आज कंपनी के शेयर में हम देख रहे थे, जो हमने खबर बनाई थी तब इस शेयर में जो है करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी थी। अब करीब करीब ये तेज़ी 6% की हो चुकी है। 1480, 1481 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, PB फिनटेक पे आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, इस समय PB फिनटेक आया है अपने ओपनिंग प्राइस पर और उन लेवल्स पर आ गया। ग्रोथ का आगे हो सकता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हो, लेकिन जिन लोगों ने पीछे नवंबर 2021 से अब तक पेन सहा है, उनको मौका है इस लेवल पर। आपको इंटरेस्ट का ही नुकसान है, लेकिन एक बार को कर लीजिए एग्जिट। अब दोबारा एंट्री के लिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी के जो न्यूज है उस पे जो तेजी है वो आपके यहां पर भरोसे को थोड़ा आगे कम बढ़ाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय स्टॉक का जो मोमेंटम है वो अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड हो रहा है। अगर कंसोलिडेशन यहां पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते टिकता है तो उसके बाद बाय कॉल यहां पर बनेगा। तब तक जिन लोगों के पास पोजीशन है उनको कर लेना चाहिए एग्जिट, और इस न्यूज का फायदा उठाइए और अपने प्रॉफिट को कर लीजिए बुक। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर PB फिनटेक पे निकल करके आती हुई।
और इस बीच जो है टैक्स रेल पे हर्षद पटेल जी सवाल पूछ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है। सर आप जाइए, कह रहे हैं कि रवि सर के कहने पर मैंने लिया था, तो बिल्कुल आज भी वहाँ पे खरीदारी की सलाह दी गई है। एक बार आप फिर से रिकमेंडेशन सुन लीजिएगा, आपसे थोड़ी देर पहले ही इस पर बातचीत हुई है। चलिए जरा अगले दर्शक अगले शेयर पे बातचीत करते हैं, और वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। सिग्नेचर ग्लोबल रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी, गुरुग्राम के प्रीमियम प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया था उसकी काफ़ी शानदार बिक्री जो है वहाँ पर देखने को मिली है। अलॉटमेंट के जरिए कंपनी ने करीब 2700 करोड़ के ये प्रीमियम जो डेवलपमेंट इन्होंने किया था अपार्टमेंट्स वगैरह का, वो बेचे हैं। और पहले चरण में कंपनी ने करीब 21 लाख वर्ग फुट की ज़मीन को डेवलप किया है। 2 चरणों में ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरे चरण में करीब 15 लाख वर्ग फुट ज़मीन का जो है ये विकसित करेगी कंपनी, और यहाँ पर भी उम्मीद है दूसरे चरण में भी अच्छे रिस्पांस की उम्मीद है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में 2% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही थी जब हमने खबर लिखी थी। अभी अगर हम देखें कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है सिग्नेचर के अंदर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 2.25% की मजबूती, 1417 का लेवल। सर सिग्नेचर ग्लोबल 2-2.25% ऊपर है। प्रीमियम प्रोजेक्ट की जो इनके थे वो काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं, काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है गुड़गांव में। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, अब तो खर्चे का टाइम आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में भी आपको कर लेना चाहिए प्रॉफिट। हालांकि स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन अभी के लेवल्स का फायदा उठाइए। अगर आपने लोअर लेवल पर लिया है, फिलहाल खरीदारी से बचिए, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पर अभी जो निकल कर आया है वो अपने रेजिस्टेंस पर है। लोअर साइड पे वापस से जो अभी 1418 का लेवल देख रहे हैं वो 1320 रुपए तक जा सकता है, यानी 100-125 रुपए तक की प्रॉफिट बुकिंग चढ़ सकती है। तो उस जब वहां पर आएगा तो वापस से एक बार एंट्री का मौका मिल सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से जो न्यूज है उसका फायदा उठाइए और यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और वैसे भी रियलिटी काउंटर पे थोड़ा सोच समझ कर इस समय भी निवेश करिए, क्योंकि जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक बहुत ज्यादा क्लियरिटी यहां पर अभी नहीं दिखाई दे रही। तो एक बार करना है मुनाफा वसूली यहां पर सिग्नेचर ग्लोबल में। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई सिग्नेचर ग्लोबल को लिए कि प्रॉफिट बुक कर लें अगर आप यहाँ पर निवेशित हैं तो। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जिस पर हमने बातचीत भी हम पहले भी कर चुके हैं, और वो है इरिडा। इरिडा पे खबर आई है कि आपको बता दें कि पहली तिमाही में कंपनी का जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है वो पिछले साल के मुकाबले 382.62% बढ़ गया है, और ये बढ़ करके पहुंचा है 9,136 करोड़ रुपए। आज मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सारी इंटरव्यू भी दिए गए, और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कंपनी अपना एफपीओ भी लेकर के आएगी, और एफपीओ के जरिए रकम जुटाने की कंपनी की योजना है। नवंबर से फरवरी के बीच इरिडा अपना एफपीओ भी ला सकती है। और इन्हीं तमाम खबरों के चलते आज इरिडा में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2-2.5% ऊपर यहाँ पर इरिडा का शेयर, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। 32 रुपये के इशू प्राइस से शेयर करीब 525% का रिटर्न जो है वो दे चुका है, और आज हम देख रहे हैं करीब 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। 195 का लेवल। रवि सर, आप एक बार फिर से, रवि जी अगर आप अपनी टिप्पणी को दोहरा सकें इरिडा को लेकर के, ताकि जो हमारे बजिंग स्टॉक्स देखने वाले दर्शक हैं उनको भी एक स्पष्ट व्यू मिल सके। बिल्कुल, देखिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो काफी अच्छे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अभी जो रैली यहाँ पर बन रही है उसमें मैं कहूंगा कि अब 205 के आसपास, अगर 200-205 के आसपास आता है तो एक बार इसमें भी कर लीजिए थोड़ी मुनाफा वसूली, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको फेस होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक वापस करेक्ट होकर एक बार जब 170-175 के आसपास आता है तो दोबारा एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो जो आपके पास आपका प्रॉफिट आ रहा है उसको कर लीजिए एक बार बुक, और लंबी अवधि के निवेशक हैं तो भी आपको 20 से 25% का मुनाफा वसूली यहां पर जरूर कर लेना चाहिए। ठीक, तो ये इस राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई, और अगली कंपनी जो है वो जरा स्क्रीन पर अब लेकर के आते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। ज्योति लैब्स कंपनी की साउथ एशिया के अंदर एक नई कंपनी की अधिग्रहण की अब तैयारी कर रही है माफ कीजिएगा, और इस अधिग्रहण में 1,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है, और अधिग्रहण के लिए करीब 250 करोड़ रुपए की जो कंपनी के पास कैश है उसका इस्तेमाल करेगी, और 750 करोड़ रुपए के लिए कंपनी जो है वो कर्ज के जरिए कंपनी की जुटाने की योजना है। 2011 में इन्होंने एक ब्रांड जो है एक्वायर किया था, और उसके बाद एक बड़ा एक्विजिशन करने की तैयारी है अपने मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए। कंपनी के शेयर ने एक महीने में 15% और एक साल में डबल हो गया है शेयर, 103% का रिटर्न दिया है। और आज भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही थी, सुबह से करीब 5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली थी जब हमने ये खबर बनाई थी। और अभी अगर हम देखें कि क्या भाव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अब ज्योति लैब का शेयर जो है वो अच्छी मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ 4.5% ऊपर
सर 451 452 का लेवल है, आपकी क्या सजेशन रहेगा? देखिए फिलहाल तो स्टॉक ने वापस पुराने अपने हाई की तरफ जाएगा, 560 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो यहां पर आपको करनी है पोजीशन को होल्ड। फंडामेंटली स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। नीचे के सपोर्ट को देखें तो 440 रुपए के सपोर्ट से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय पे ये स्टॉक अभी चलता हुआ नजर आएगा। मार्केट के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अट्रैक्शन दिखा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। टारगेट होगा 560 रुपए का। 560 रुपए। और कार्यक्रम का जब हमने आगाज किया था तो शुरुआत आईटी शेयरों के साथ जिक्र के साथ की थी, तो जब बजिंग स्टॉक समाप्त कर रहे हैं तो भी आईटी शेयरों के साथ करते हैं। विप्रो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और विप्रो पे खबर क्या निकल करके आई है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रोकरेज फर्म है CLSA, इसने शेयर को डबल अपग्रेड किया है। सिंगल नहीं, डबल अपग्रेड किया है, क्योंकि शेयर की रेटिंग सीधे अंडर परफॉर्म से बढ़ा करके अब आउट परफॉर्म कर दी गई है। तो कई बार ऐसा होता है, अंडर परफॉर्म से फिर बीच का लेवल लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल अपग्रेड किया गया है और शेयर पर लक्ष्य 431 रुपये से बढ़ा करके अब 607 रुपये कर दिया गया है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कारण क्यों अपग्रेड किया है? क्योंकि 2025 की गाइडेंस में और कटौती की उम्मीद नहीं है कंपनी को, और कंपनी को जो हाल में एक बड़ा ऑर्डर मिला है उससे जो है वो ब्रोकरेज फर्म का भरोसा जो है वो बढ़ा है। 3% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। 3% के आसपास 530 531 का लेवल है। सर विप्रो पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी जो अपग्रेडेशन हुआ है उससे पूरे आईटी शेयरों में हलचल है, आपकी राय विप्रो पे? देखिए बिल्कुल विपुल जी, आपने सही कहा, ये अपग्रेडेशन का फायदा है, लेकिन इस पे आपको थोड़ा सा नजर स्ट्रांग बनाकर रखनी है। वैसे मैं बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर पे बुलिश नहीं हूँ, कंप्लीट आईटी सेक्टर, चाहे वो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस हो, लेकिन फिर भी अभी जो मोमेंटम है उसको थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। 550 रुपए के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता तब तक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको अभी विप्रो नहीं देगा, और आने वाले 2 से 3 क्वार्टर इस पे लगेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नहीं छेड़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए अगर देख रहे हैं तो 550 का क्लोजिंग एक देखिए, अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तभी खरीदिए, तभी ये 640 की सवारी कर पाएगा, नहीं तो वापस से 450 और 440 की तरफ बढ़ जाए। ठीक, चलिए इस बीच जो है अब बजिंग स्टॉक्स को इसी बात पे समाप्त करते हैं। चलिए तो जरा कुछ एक फटाफट 1-2 सवाल लेते हैं, उसके बाद से फिर आईपीओ सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन शर्मी जोशी जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, आप, अरुण सर, रवि सर मेरे फेवरेट हैं, मैं आपका शो रोज देखती हूं, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मी जी कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम को देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न भी मिल रहे होंगे। कह रहे हैं सर मेरे पास मोती सन्स ज्वेलर्स के 300 शेयर हैं, 207 के रेट पर इन्होंने लिए हुए हैं। मोती सन्स ज्वेलर्स सर के ऊपर इन्होंने खरीदारी की हुई है। अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है मोती सन्स का, उसको जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, जरा क्या देखते हैं, क्या स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या सलाह रहेगी सर मोती सन्स को लेकर के? अभी जो है इनको क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? 160 के आसपास चल रहा है, 200 के ऊपर की इनकी खरीद है, नुकसान में है काफी। देखिए ज्वेलरी का मजा लीजिए, लेकिन किसी ज्वेलरी स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं होगी यहाँ पर बाय करने की, वॉट एवर, चाहे वो आपका कल्याण ज्वेलर्स हो या फिर आपका मोती सन्स है, और एक तो और भी बुरे हालात में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैम निकलना पड़ेगा। आपने गलत स्टॉक चूज किया है, एक बार को एग्जिट कर लीजिए। बहुत से स्टॉक्स, 10 स्टॉक की चर्चा हो गई है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उनमें जाइए, इस स्टॉक से एग्जिट होइए। निकल जाइए मैम, आपको नुकसान हो रहा है, समझ सकते हैं, और लेकिन ये नुकसान आपको और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, और ये हमारी जो अगली दर्शक हैं वो है वंशिका चेटवानी जी। कह रहे हैं कि मैंने अभी टाइम देखा 1:15 हो गए थे, लेकिन मुझे याद आया कि आज तो रवि सर और आपकी जोड़ी मैंने मिस कर दी है। राधे राधे। कहाँ मिस की मैम, आपने इतनी सारी टिप्पणियाँ कर दी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी टिप्पणियों के लिए। लॉयड इंटरप्राइजेस के ऊपर इन्होंने ले रखे हैं 345 शेयर, 33 रुपये 17 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। 3 से 6 महीने का नज़रिया है। अभी जो है 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। लॉयड इंटरप्राइजेस चल रहा है 31 रुपये 80 पैसे पे। 2 रुपये के नुकसान पे है सर, क्या करना चाहिए लॉयड इंटरप्राइजेस? देखिए वैसे तो स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ खास
उतार और चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक नहीं है। एक बार को 35 रुपए के आसपास तक के लेवल्स दिख सकते हैं। अगर उन लेवल्स पर आता है तो मुनाफा वसूली करके निकल जाइएगा, लेकिन लंबा स्टॉक मत लीजिए, बहुत एवरेज करने की भी कोशिश मत करिए। चलिए, एसके जी कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर को नमस्कार, मेरे पास सेल के 3000 शेयर हैं 153 के भाव पर, क्या करना चाहिए सर? मेरा क्वेश्चन लीजिए। आई एम सूरज गुप्ता फ्रॉम पटना। पटना से आया है सूरज जी का सवाल। सर, सेल मेटल में आज थोड़ी सी चमक बरकरार है, आपकी सलाह क्या होगी? बिल्कुल चमकने दीजिए, 160 तक जाने दीजिए, वहां पर आता है तब मुनाफा वसूली की सोचेंगे। फिलहाल ट्रेंड अप है और बाइंग मोमेंटम में है। चलिए ठीक है, ये राय निकल के आती हुई। और अब जो है इस बीच प्रदीप सुत्तर जी खुद ही टिप्पणी कर रहे हैं, एचबीएल कोई मत बेचना, 600 तक जाएगा 5 से 7 दिन में। सर, राय देने का काम एक्सपर्ट को करने दीजिए, आप क्यों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये इस तरह की सलाहें मत दिया कीजिए। चलिए, लेकिन रुक कर लेते हैं अपने खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है का। वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर का हम करते हैं विश्लेषण। और हर बार की तरह हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं। शौर्य, आज क्या कुछ आंकड़े लेकर के आए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम मौजूद नहीं थे और आपने पूरी कमान जो है वो आईपीओ बाजार की संभाली हुई है मजबूती के साथ। आज बताइए क्या कुछ बताने वाले हैं आप? जी, आज ये बता देते हैं कि इस पूरे हफ्ते क्या होने वाला है। लिस्टिंग्स है, नई आईपीओ खुल रहे हैं, साथ ही साथ आज एसएमई बोर्ड पर एक आईपीओ खुला हुआ है, एक लिस्टिंग हुई है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन कंपनियों से जो इस हफ्ते आने वाली हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। उससे पहले जरा एसएमई वाला बता दीजिए जो खुले हुए हैं, तो उसके बाद से फिर मेन बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, अगर एसएमई से स्टार्ट करें तो एसएमई पहले देख लेते हैं लिस्टिंग, क्योंकि लिस्टिंग बहुत ही अच्छी लिस्ट हुई है। इशू प्राइस था इसका 100 और एनएसई पर लिस्ट हुई है 311 रुपीज पर शेयर पर, यानी इतनी जबरदस्त प्रीमियम के साथ कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आई है। बिल्कुल, तो काफ़ी शानदार लिस्टिंग रही है। जरा स्क्रीन पर जरा ग्राफिक्स अगर हो सके तो ग्राफिक्स के जरिए दिखा दीजिए, ताकि हमारे दर्शकों को कम से कम पता लगे कि किस तरह की लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर शिवालिक पावर की आपको बता दें, यहाँ पे शायद ग्राफिक्स में कुछ समस्या है, जिसकी वजह से 311 पे आपको बता दें कि एनएससी पर ये शेयर लिस्ट हुआ है। शिवालिक पावर कंट्रोल का एसएमई का आईपीओ था और काफ़ी शानदार लिस्टिंग रही है। सर, क्या सलाह रहेगी जिनको इतनी अच्छी लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, आप काट तो अभी सकते नहीं है, क्योंकि या तो आपने पहले काट लिया होता। मुझे लगता है कि आपको 1-2 वीक यहाँ पर इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन एक बार को चूंकि अच्छी लिस्टिंग मिल रही है, तो जब आपका ओपन होता है तो आप उसको जरूर एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिएगा। और मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना ज्यादा समझदारी है। ठीक, चलिए शौर्य आगे बढ़िए। जी, इसके बाद अगर आगे बढ़ते तो एक आईपीओ जो है एसएमई क्षेत्र में खुला हुआ है, जिसका नाम है नेफ्रोकेयर इंडिया। नेफ्रोकेयर इंडिया 2 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 85 से लेकर 90 रुपीज का। आईपीओ से 41 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं और आज ये 57 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका प्राइस बैंड है 85 से 90 का, लेकिन ग्रे मार्केट में 120 रुपीज का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। नेफ्रोकेयर, सर इस पर हम कोशिश करेंगे, कल इसका आखिरी दिन होगा तो मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी राय जानना चाहेंगे। नेफ्रोकेयर को अगर आप ट्रैक किया हो आपने, तो काफ़ी शानदार जो है हम देख रहे हैं कि रिस्पांस मिल रहा है, 57 गुना भर चुका है आईपीओ। आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो आईपीओ में अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। और अगर एक बार आप सब्सक्रिप्शन के लिए देख रहे हैं तो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये राय यहाँ पर नेफ्रोकेयर पे निकल करके आती हुई। कल आखिरी दिन है इसका, तो कल और थोड़ी डिटेल में बातचीत करेंगे। इस बीच वंशिका चेतवानी जी कह रही हैं, उनका सवाल अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया था, कह रही हैं थैंक यू सो मच सर, आपकी एडवाइस मिलती है, बहुत राहत मिलती है एंड डेफिनेटली पोर्टफोलियो को भी चमकाती है। विपुल सर एंड रवि सर, आपके लिए बिग सैल्यूट। बिग सैल्यूट आप जैसे दर्शकों को कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं और आप लोग अच्छी कमाई करते रहें, यही हम लोगों की कोशिश है, यही हम लोगों का प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंशिका जी। जी शौर्य, बताइए मेन बोर्ड में इस हफ्ते क्या कुछ एक्शन रहने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों का पूरा फोकस जो आईपीओ बाजार पे रहता है कि लगाइए 4-5 दिन बाद कुछ लिस्टिंग गेन मिल जाए, प्रॉफिट बुक कीजिए और जेब में पैसे बने रहें। जी, पहले मेन बोर्ड पे 2 आईपीओ खुलने वाले हैं, उस पर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला आईपीओ है एमक्यू फार्मास्यूटिकल्स, ये 3 जुलाई को खुला रहेगा और 5 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 960 से लेके 1000 रुपीज का और आईपीओ से 1952 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, जिसमें से 800 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी है ऑफर फॉर सेल। और अभी कंपनी को ग्रे मार्केट में 264 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है।
चलिए, 264 रुपए का प्रीमियम अभी से मिल रहा है, अभी 2 दिन बाकी, यानी परसों से आईपीओ खुलेगा और वहां पर आपको जो है पैसे लगाने हैं कि नहीं, ये तो रवि जी से पूछते हैं। एमक्यूआर फार्मास्यूटिकल एसएमई क्षेत्र के अंदर भी हम देख रहे हैं फार्मा की कंपनी आई हुई है और आईपीओ खुला हुआ है। अब मेन बोर्ड में भी एमक्यूआर फार्मास्यूटिकल आ रहा है, तो फार्मा क्षेत्र में फिर से एक्शन देखने को मिल रहा है। सर, 264 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, आपकी सलाह क्या रहेगी एमक्यूआर फार्मास्यूटिकल पे? देखिए, फिलहाल तो अगर मैं पूरी बैलेंस शीट को एनालाइज करता हूं तो जिस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी है उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ी है। और अगर किसी कंपनी में बोरोइंग बढ़ जाती तो मैं थोड़ा सा उसको फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे हिट नहीं समझता हूँ। प्लस प्राइस जो है वो भी काफी हायर जोन पर है, यानी कि एक 960 से 1000 रुपए के प्राइस बैंड को दिया हुआ है। मुझे लगता है दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखनी चाहिए, अवॉइड करेंगे तो अच्छा होगा। अवॉइड करेंगे तो अच्छा होगा। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी, कह रहे हैं आईपीओ क्वेश्चन है मेरा, विपुल जी 3 दिन से सवाल भेज रहा हूं, प्लीज लीजिए। 300 शेयर 345 रुपए 60 पैसे के, 345 रुपए के भाव पर हैं, 6 महीने का व्यू है। सर, आपने सब कुछ लिख दिया, बस शेयर का नाम नहीं लिखा है, तो एक बार शेयर का नाम लिख दीजिए। आईपीओ से जुड़ा हुआ सवाल होगा तो अभी ले लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कम से कम प्रश्न तो भेजिए, अब किस आईपीओ में बात कर लें। लेकिन आपका प्रश्न हम अवश्य लेंगे, प्रश्न नाम भेज दीजिए। बताइए, सॉरी, और कौन कौन सी कंपनियां खोल रही हैं? जी, अगली कंपनी खुल रही है, उसका नाम बंसल वायर इंडस्ट्रीज, वो भी 3 को खुलेगा, 5 जुलाई तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड कंपेरेटिव थोड़ा कम है, 243 से लेकर 256 का है और आईपीओ से 745 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, जो पूरा ही फ्रेश है। और यहाँ पर कंपनी को 60 रुपीज का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है 256 रुपीज के अपर प्राइस बैंड पर। चलिए, ये राय फिलहाल अब यहाँ पे निकल करके आती हुई, राय तो खैर क्या, अभी तो आंकड़े निकल करके आए हैं। बंसल वायर्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आपको प्रीमियम ग्रे मार्केट का देखने को मिल रहा है, 60 रुपए के आसपास का प्रीमियम है। सर, आपने देखा क्या यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स ठीक लग रहे हैं क्या? देखिए, इस समय अगर मैं बंसल वायर को देख रहा हूं तो सेम जो बैलेंस शीट है वहीं पर आकर थोड़ा डाउट पैदा हो जाता है। रिजर्व सरप्लस के साथ में अगर मैं ग्रोथ स्ट्रक्चर पे देखता हूं तो 22 से प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन बोरोइंग जो है वो करीब 70% तक इंक्रीज हो गई है। और इस समय अगर मैं देख पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से सेल्स है उसके हिसाब से प्रॉफिट रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। तो मेन बोर्ड के हिसाब से और जो प्राइस बैंड इसका आ रहा है वो थोड़ा सा हायर जोन का लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। कैसा सब्सक्राइब होगा, आगे कंपनी के मैनेजमेंट का क्या व्यू है, अगर वो क्लियर होगा तो ही आप विचार बना सकते हैं। तब तक के लिए अभी थोड़ा सा रेस्ट करिए और मुझे लगता है थोड़ा सा रुकिए, समझ के यहाँ पर निवेश करिए। सोच समझ कर करें निवेश, ये सलाह यहाँ पर रहेगी। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की भूमिका में रखिए, खुल जाने दीजिए, देखते हैं क्या कुछ निकल करके आते हैं आंकड़े और भी, तो थोड़ा भी वेट कीजिए, हालांकि अभी समय है खुलने में भी। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं बुल डॉग के नाम से, उन्होंने उनका टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि आप एक सवाल लेने के कितने पैसे लेते हैं? सर, 1 भी रुपये नहीं लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे दर्शक मनी 9 को सप्रेम जो है कुछ पैसे भेजते रहते हैं, वो उनकी श्रद्धा है, लेकिन पैसे लेकर के सवाल नहीं लिए जाते हैं यहाँ पर। हाँ, ये हो सकता है कि आपका सवाल ना लिया गया हो या बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि जो थीम हम एक पकड़ते हैं उस पर सारे सवाल लिए जाएं, या फिर जिस पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो इस तरह की टिप्पणियाँ, चलिए खैर कोई बात नहीं। चलिए, सॉरी, और भी कुछ है आपके पास? जी, 2 आईपीओ इस हफ्ते खुलने वाले, मतलब उनकी लिस्टिंग होने वाली है। उनमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पहला है व्रज आयरन एंड स्टील और दूसरा है एलाइड ब्लेंडर्स प्राइड। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि दोनों में सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ, लेकिन दोनों में क्यूआईबी ने ज्यादा सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं रिटेल से। पहले अगर व्रज आयरन और स्टील को देखें, टोटल 126 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, रिटेल का 58 टाइम्स, क्यूआईबी का 173 टाइम्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का 221 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए नजर आए। और आईपीओ का साइज भी देखें तो एक छोटा आईपीओ साइज है, 171 करोड़ का ही आईपीओ का साइज है। चलिए, दूसरी कंपनी बता दीजिए, फिर दोनों की लिस्टिंग पे क्या करना है। दूसरी कंपनी की अगर बात करें, दूसरी कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स। एलाइड ब्लेंडर्स में अगर बात करें, टोटल 24 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन यहाँ पे रिटेल को देखें केवल 4 गुना, लेकिन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 34 टाइम्स और संस्थागत निवेशक क्यूआईबी यहाँ पर 53 टाइम्स सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं। चलिए, तो एलाइड ब्लेंडर्स और ब्रिज आयरन के ऊपर दोनों पे ही रवि जी की टिप्पणी जान लेते हैं। सर, लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए? लिस्टिंग होनी है इस हफ्ते, क्या प्रॉफिट बुक कर लें, या इनमें से कोई ऐसा लग रहा है जहां पर आपको लगता है कि लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो एलाइड की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब वीकेंड होता है तो लोग एलाइड क्लास में घूमने लगते हैं। और देखिए सर, आप जो लोग ड्रिंक करते हैं
आप लोग बिल्कुल उस पर करिए, निवेश करने की चिंता मत करिए। कंपनी अभी बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, जो ब्रांड बेचती है उसमें कुछ खास चमक नहीं है, और जो पैसे लिए जा रहे हैं वो भी उधार चुकता करने के लिए लिए जा रहे हैं। मैं समझाऊं चाहे जो भी करना आपको अपने मन की है, और उस पे आप फंसोगे ही फंसोगे। तो फिलहाल अगर लिस्टिंग आपने आपने पहली बात इन्वेस्ट किया है तो लिस्टिंग पे एक बार को निकल जाइए। शेयर स्पेकुलेटिव मूव में जरूर रहेगा, फंडामेंटल अच्छे नहीं है। अब ऐसी कंपनी में तो आप निवेश नहीं करोगे जो करती तो व्यापार 1500-1600 करोड़ का है, लेकिन बट प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाए तो कहें भैया 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो भी कहीं ना कहीं से चिंता का विषय है। तो ऐसी कंपनी में निवेश ना करें, मुझे लगता है लिस्टिंग पे निकल जाए। दूसरे की बात करें तो देखें ब्रिज आयरन स्टोर, यहाँ पर उसको भी उतना कुछ खास ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ लिस्टिंग गेन एक बार निकलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर शायद प्राइस टिक पाना थोड़ा मुश्किल है। तो दोनों में राय है प्रॉफिट बुक करने की। जो लॉस में अगर आपका कोई ओपन होता है तब तो सोचना ही नहीं है, पहले ही थैंक यू कर लीजिए। दोनों में ही अगर आपको गेन मिल रहा है तो ले लीजिए, लंबे समय तक होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, और कोशिश कीजिए जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन चेज करने की कोशिश ना करें। बाद में फिर ट्रैप हो जाते हैं, आप लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन जरा सवाल इनका ले लेते हैं, अपर सर्किट जी का, और इन्होंने कंपनी का नाम भेज दिया है। कह रहे हैं 3 दिन से सवाल भेज रहा हूँ, प्लीज़ लीजिए। 300 शेयर डी डेवलपर्स के लिए हुए हैं 345 के भाव पे। 345 के भाव पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जिस दिन लिस्टिंग हो उसके आसपास जो है वो कोशिश ये कीजिए कि उसको ना खरीदा जाए। आपने मुझे लगता है कि फिर से इसको चेस करके जो है वो लेने की कोशिश की है। सर क्या सलाह रहेगी? डी डेवलपमेंट का जो अभी हाल फिलहाल का ही आईपीओ आया था, और ये मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद इन्होंने लिया है, आपकी सलाह क्या रहेगी? 20-22 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए पता नहीं, मुझे ऐसा समझ नहीं आया कि इन्होंने इस स्टॉक को क्यों चेस किया और क्यों ये उसी से लड़ाई करना चाहते हैं। कोई पर्सनल फेवरिज्म है तो फिर कोई बात नहीं है। तो फिर 20-22 रुपए का अभी आपको कटार में लक्ष्य जो मिला है, मुझे ऐसा लगता है वो बढ़ेगा। 20-22 से वो 40-45 रुपए तक जाएगा, और घाव और बढ़ेगा, नुकसान और बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है चेज मत करिए, कोशिश करें सर एक बार को थोड़ा सा निकलने की। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस स्टॉक में बहुत बड़ा दमखम आने वाला है, बजट से भी कोई एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रखी जाए। तो बेटर है उन स्टॉक को चूज करिए जिन स्टॉक्स में मोमेंटम मिलता हो, स्टॉक बाय करिए। अगर नुकसान आ जाता है लेकिन उसकी क्षमता रिवर्स करने की डबल होनी चाहिए। इस स्टॉक के रिवर्स करने की क्षमता उल्टी है, बढ़ेगा जितनी तेजी से, गिरने की क्षमता डबल है। तो ऐसे स्टॉक में निवेश मत करिए सर, इस तरह के निकल जाइए। आपको जो थोड़ा नुकसान हो रहा है, ये हमारा अभी चुन चुन के का सेगमेंट होगा, वहाँ पे आप देखिए और अच्छे शेयरों में पैसे लगाइए। आंख बंद करके किसी के भी कहने पे कुछ मत ले लीजिए। लेकिन हालांकि आईपीओ के ऊपर तो कुछ एक सवाल और भी हैं, लेकिन अभी समय की थोड़ी सी कमी है। लेकिन शेखर नायक जी कह रहे हैं सर रवि सर के दिन तो मेरा क्वेश्चन ले लिया करो। मनी9 की टीम को और रवि सर को नमस्कार। अब आपने जो भी सवाल लिए हैं सर, देखिए आपका सवाल है टेक्समैको के ऊपर, आपका सवाल है इंजीनियर्स इंडिया पेपर, इन सब पे चर्चा हो चुकी है। आप कार्यक्रम को दोबारा देखिएगा, और ना हो तो रात को 8 बजे जो हम मनी मास्टर अपलोड करते हैं उसमें देखिएगा, आपको उत्तर अवश्य मिल जाएगा। लेकिन इस बीच एक सवाल ले लेते हैं सुजलॉन पे। बड़ी सारी संख्या में सुजलॉन, हालांकि आईपीओ का सेगमेंट है, लेकिन मैं चाहूँगा एक टिप्पणी आपसे ले लें, क्योंकि पावर पे आज हमने काफ़ी अच्छी कवरेज की है। सुजलॉन मिस हो गया, सुजलॉन पे क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या हो सकती है यहाँ पर, ये जानना चाह रहे हैं विश्वास साहिल जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन सुजलॉन पे आपकी राय सर। देखिए मुझे याद आता है अगर जब सुजलॉन की चर्चा होती है तो मुझे ये समझ में आता है कि हाँ स्टॉक पे बहुत से लोग ऊपर बार बार फंसते रहते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस समय 52 रुपए और 50 रुपए के बीच में अगर आप लेके बैठे हुए हैं तो आप होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस 48 का डाल लीजिए, लेकिन टारगेट 58 का डाल के रखिए। 55 और 58 आता है तो थोड़ा मुनाफा वसूली करते रहिए, फिर दोबारा नीचे आता है फिर लेते रहिए। इस टाइप की चाल में रहेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 52 रुपए खरीद लूं, ये 100 रुपए हो जाएगा, तो ये वो स्टॉक नहीं है। तो आप अभी फिलहाल राय यही है कि बने रहिए, लेकिन खरीदारी फ्रेश मत करिए। खरीदिएगा जब 52 रुपए से नीचे और 50 रुपए के बीच में 2-4 दिन खड़ा हो जाए, तब तक। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी। ठीक है सर, चुन के पहले एक सवाल और लेते हैं। नितिन जी बड़े परेशान हैं, अब क्या करें, मेरी भी मजबूरी फंस जाती है। मैं चाहता हूं कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन
इतनी भावुक तरह की टिप्पणियां आ जाती हैं। अब इनका सवाल ले लीजिए सर, टाटा टेक के ऊपर है, 1300 के भाव पर 50 शेयर लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मार्गदर्शन करिए, कई दिनों से सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, सवाल आपका नितिन जी ले लिया जा रहा है। 1300 पे लिया हुआ है, 1000 का भाव आ गया सर टाटा टेक पे, बिल्कुल पीक पे जाकर के इन्होंने लिया है। आपकी राय क्या रहेगी टाटा टेक्नोलॉजी पे? सर उड़ता तीर लिया है तो नुकसान तो लेना पड़ेगा, परेशानी और बढ़ेगी। अभी भी मौका है, एक बार को टाटा से टाटा टेक तक का सफर मत तय करिए। पहले भी टेक्नोलॉजी शेयर में कोई खास प्रॉफिट है नहीं। पिछले जितने प्रोग्राम हुए हैं और जब भी आईटी की चर्चा हुई है, विपुल जी आप बताइए मैंने क्या कहा है, सिर्फ निकल जाइए, मत रखिए। प्रॉफिट पे आए तो भी, लॉस में रहे तो स्विच कर लीजिए। अब इस स्टॉक पे फिर से एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, नहीं तो 2-4 महीने में आप फिर पूछेंगे। 1000 के नीचे जाता है काट दीजिएगा, 850 आएगा तब सोचेंगे कहाँ अभी वापस ऊपर जा सकता है। अगर 1000 का लेवल नहीं टूटता तो शायद 1080 तक आ जाए, 1300 आने की संभावना नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक के बदले 10 शेयर मिलने वाले एनएचपीसी को लेना चाहिए, ना कि टाटा टेक को। बिल्कुल, तो ये राय निकल करके आती हुई, इस बीच सहज दिलसे के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनकी जो टिप्पणी है वो सुन लीजिए सर, उसके बाद वाक्य आईपीओ सेगमेंट खत्म करते हैं। कह रहे हैं सहज, सरल, सार्थक और विश्वसनीय सी लगने वाली विपुल और रवि सर आपकी प्रस्तुति में ईश्वर करे भरोसे की दृढ़ता की वृद्धि बनी रहे। तो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल और बहुत ही अच्छी हिंदी का इस्तेमाल, और बहुत बहुत शुक्रिया सहज जी। और आपने बहुत सहज भाषा में लिखा है और दिल से आपने लिखा है, ऐसा लग रहा है क्योंकि आपका नाम ही सहज दिल से है, इस नाम से आपने यूट्यूब आईडी बनाई हुई अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियां और इतने अच्छा प्यार बरसाने के लिए हम लोगों के साथ। फिलहाल वाह के आईपीओ में इतना ही, लेकिन चुन चुन के अभी बाकी है। वाह क्या आईपीओ है। चलिए अब रुक कर लेते हैं चुन चुन के का। चुन चुन के हमारी खास पेशकश, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इस सागर रूपी बाजार में कहां से मोती तलाशे जाएं ताकि आपके पोर्टफोलियो में चमक बरकरार रहे और ऐसे ऐसे शेयर जो आप लॉस में लेकर के बैठे हैं उनसे आप दूर रहें। कहीं पर भी आपको किसी टेलीग्राम पे कहने पे, किसी के दोस्त के कहने पे शेयर को मत लीजिए, उसके बारे में खुद भी अध्ययन कीजिए, किसी एक्सपर्ट से पूछिए और उन अच्छे एक्सपर्ट्स को हम आपके यहाँ आपके सामने लेकर के आते हैं, उनकी रिसर्च सामने लेके आते हैं। और रवि सर तो वैसे भी मल्टीबैगर के लिए जाने जाते हैं। तो सर अब कौन से सेक्टर, कौन से शेयरों पे आपने निशाना साधा हुआ है? पहले तो विपुल जी इस समय देखिए, आज तो हमने इतने स्टॉक्स की चर्चा कर ली कि आपको पूरा प्रोग्राम दोबारा फिर से रिपीट करके देखना होगा और चुन चुन के स्टॉक या सेगमेंट अलग होगा, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से सिर्फ 20% है, क्योंकि 80% तो हमने आपको बीच प्रोग्राम में दिए हैं। लेकिन फिर भी 2 स्टॉक जो बेस्ट नजर आ रहे हैं, बजट की एक्सपेक्टेशन है और अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है। देखिए मैं मार्केट में एकदम क्लियर लेकर चलता हूं और उसके हिसाब से अगर देखता हूं तो मुझे एक स्टॉक है एनएमडीसी, जिसमें एक अच्छा करेक्शन आया है, 250 के पास चल रहा है, टारगेट है 270 रुपए का। और इस समय के हिसाब से स्टॉप लॉस देखते हैं तो 242 रुपए का स्टॉप लॉस है, वो थोड़ा गलत हो गया, उसको करेक्ट कर दीजिएगा। 242 के स्टॉप लॉस से आपको इस स्टॉक को करना है बाय। दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है पीएफसी, और मेरे हिसाब से अभी पीएफसी करंट लेवल पर कर सकते हैं बाय, 530 का टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 490 रुपए का। बाकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो आप चुन चुन के स्टॉक्स में अगर देख रहे हैं तो आप टॉप स्टॉक्स अगर चूज कर रहे हैं तो इन स्टॉक्स को फोकस रखिए। चलिए, सिर्फ अगर 1 या 2 शेयर चुनने हो आपको तो आप इन शेयरों को चुन सकते हैं, जिसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। 499 500 के आसपास लीजिए। 8-9 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया गया है, लेकिन ऊपर का अपसाइड आपको 30-31 रुपये का देखने को मिल सकता है पावर फाइनेंस के अंदर। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा एनएमडीसी पे खरीदारी कीजिए, यहाँ पर 8 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए 242 रुपये का, और आपको ऊपर की तरफ 20 रुपये मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। 270 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा जो हमारे आपके बीच की बातचीत का होता है वो हम 8 बजे अपलोड करते हैं। तो वहाँ पर अगर जब आप पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो आपको तमाम ऐसे शेयर मिलेंगे जिन पर आज हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की है, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कम से कम ऐसे 9-10 शेयर ऐसे हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दिखा सकते हैं, ये रवि जी का मानना है। रवि सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, आईपीओ बाजार पर भी बातचीत हुई, चुन चुन के भी बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और आपके यश में ऐसे ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे और लोग, हमारे जो दर्शक हैं, वो लगातार मुनाफा बनाते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे जानना चाहेंगे कि कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? विपुल जी, आज डिस्क्लोजर से पहले आप एक चीज भूल गए। आपने पिछले प्रोग्राम में वादा किया था आप हर बार एक शायरी जरूर सुनाएंगे, वो आपको सुनानी पड़ेगी, तभी आपको मैं कहूंगा कि विदाई दीजिए। नहीं नहीं, मैं सर आज थोड़ा सा, चूंकि मैं अभी अवकाश से लौट करके ही आया हूँ, आज सुबह ही पहुंचा हूँ, तो मैं इस तैयारी में था नहीं। आज ऑफिस आने में भी थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन हाँ, ये वादा अवश्य करते हैं कि अगली बार आपसे जब भी मुलाकात होगी तो अंत जो है वो किसी बेहतरीन शेर के साथ किया जाएगा और कोशिश करूंगा कि उसे खुद ही लिखा जाए। जी बताइए सर। जी देखिए, जिन स्टॉक से मैंने चर्चा करी है, मेरी ऐसी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। और विपुल जी ने पूरे प्रोग्राम में एक ही चीज आपको बार बार बताई है कि देखिए, इधर उधर के चैनल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, इंस्टा के रील, इन सबको आप देखिए, एंजॉय करिए, लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो आपको स्टॉक मार्केट में सिर्फ नुकसान देते हैं। बड़ी कोशिश है आप लोगों को सही दिशा देने की, और उस पे हम लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो फिलहाल आप दीजिए इजाजत, और विपुल जी अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही कहा आपने, और लगातार पूरे कार्यक्रम में ही हम कहते रहते हैं कि देखिए, अगर आप किसी एक को फॉलो कर रहे हैं, दो को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए। रवि जी को फॉलो कर रहे हैं तो रवि जी को फॉलो कीजिए, लेकिन उनकी सारी एडवाइस मानिए। फिर अब आप फॉलो भी करते हैं, आप कहते हैं फैन भी हैं, और उसके बाद अगर आप ऐसे शेयर लेंगे जिसमें आपको नुकसान हो रहा है, जिसका नाम तक ढूंढने में दिक्कत हो, तो फिर बड़ा अफसोस होता है। तो आप लोग फॉलो कीजिए, जम के फॉलो कीजिए, और जिस समयावधि के लिए फॉलो किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है, उतने समय तक रखिए। और स्टॉप लॉस का भी ध्यान दीजिए, वो भी रवि जी ही देते हैं। तो तमाम छोटी मोटी गलतियां मत कीजिए, ताकि आप लोगों को नुकसान होता है तो हम लोगों को भी दुख होता है। रवि जी इतनी मेहनत से शेयर लेकर के आते हैं, और आप लोग कुछ भी कहीं से पढ़ करके अगर ले लेते हैं तो अफसोस तो होगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप आते रहिए कार्यक्रम में, लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए, और ऐसे ही आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हेलो मनी 9, मेरा सवाल है